हेलो एवरीवन। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स या यूँ कहें कि मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। और मैकेनिक्स में कई सारे जो उसके क्लासिफिकेशन हैं, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स। फिर काइनेमेटिक्स का स्टार्ट किया था हम लोगों ने। काइनेमेटिक्स मोशन है, उसमें हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं डिटेल में। और फिर काइनेमेटिक्स के भी जब उसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं तो मोशन क्या है, फिर मोशन के टाइप्स क्या हैं, कई सारे टाइप्स डिस्कस किए थे। जैसे अपना ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। फिर ट्रांसलेशनल मोशन के कई सारे टाइप्स, रोटेशनल मोशन के टाइप्स। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को अगर मिक्स कर दिया जाए तो अपना ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जिसको हम रोलिंग मोशन भी कहते हैं। कोई व्हील है और वो रोड पे या प्लेन पे रोल करते हुए जा रहा है तो वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो गया। और एक पीरियाडिक मोशन था, उसके भी कई सारे टाइप होते हैं, वो हम लोग पीरियाडिक मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारे टाइप्स थे और हमने ये कहा था कि काइनेमेटिक्स में जो भी मोशन के जितने भी टाइप्स होते हैं, डिस्कशन होने के बाद मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर इस पे हो चुके हैं हमारे। तो उससे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करने से पहले आई थिंक हम लोग वेक्टर कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो काफ़ी जगह यूज होने वाला है। जैसे प्लेनर मोशन में हम लोगों ने यूज किया था काफ़ी। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन से। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर के आगे हम वेक्टर जो है इसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इतना भी डिटेल नहीं, ये समझिए आप, फिजिक्स में जितना वेक्टर यूज होगा उतनी उतनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और वेक्टर का तो बहुत ब्रॉड उसका जो है सिलेबस है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, 3D में भी पढ़ते हो, और भी वेक्टर के कई सारे क्लासिफिकेशन पढ़ते हो आप, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। तो फिजिक्स में हम उतना ही करेंगे जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे, जिनका हमें यूटिलाइजेशन करना है। और उस वेक्टर के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है जो फिजिक्स में जनरली यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने में, वही चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर है क्या, तो वेक्टर जानने से पहले ये जान लीजिए आप कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है हम फिजिकल क्वांटिटीज पे यूज करते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो हम पढ़ेंगे तो मेनली स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं। तो टेंसर चूंकि हमारे ना बोर्ड के सिलेबस में है, ना ही हमारे IIT JEE के सिलेबस में, ना नीट के सिलेबस में है। वो कई सारी बुक्स में ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन उस पर कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। तो टेंसर का स्पेसिफिक केस होते हैं वेक्टर और स्केलर। यूं समझिए, जैसे एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके सबसेट्स होते हैं, वैसे ही टेंसर एक यूनिवर्सल सेट है, उसके सबसेट्स हैं ये स्केलर और वेक्टर। बस, तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे, टेंसर छोड़ देते हैं। टेंसर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लास्ट में ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। टेंसर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो वो उसका मैग्नीट्यूड दूसरी तरीके से वेरी करेगा, और इस डायरेक्शन में जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में परमिटिविटी पढ़ते हैं, आगे हम 12th में पढ़ेंगे परमिटिविटी या फ्री स्पेस या परमिटिविटी या फिर मीडियम। ठीक है, तो ये जो है
कई सारे ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनकी परमिटिविटी डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग होती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। और छोटे लेवल पे हम 11th में अगर आए तो स्ट्रेस पढ़ेंगे, और स्ट्रेस के साथ साथ हम एक एंगुलर मोशन में एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन सब का ये भी टेंसर क्वांटिटीज है, ना तो ये वेक्टर में आती है ना स्केलर में आती है, ये बीच का पार्ट कह सकते हैं, है उस स्केलर और वेक्टर का कॉम्बिनेशन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो वो उस पर ज्यादा बड़ी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। अब वेक्टर पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो हमने बताया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर। टेंसर का ही ये पर्टिकुलर केस है, तो हम केवल पढ़ेंगे कौन कौन सी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। एक बात और जान लेना है, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर ये आपस में सिनोनिमिकली यूज किए जाते हैं। सिनोनिमिकली मीन्स कि वेक्टर कहीं कहीं अगर वेक्टर की बात कही गई है दैट मीन्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स होती हैं उसी को हम वेक्टर सिंपल भाषा में या शॉर्टकट में वेक्टर ही बोल देते हैं। ठीक है ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ही वेक्टर बोल देते हैं, चाहे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोले या वेक्टर बोले। ओके, तो केवल वेक्टर सिंगल वर्ड भी यूज होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, या हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ही हम वेक्टर भी सिंपल फॉर्मेट में या शॉर्टकट में बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि ये हर बुक में, कई सारी बुक में आपको कहीं वेक्टर मिल जाएगा, कहीं वेक्टर क्वांटिटीज मिल जाएगा। दैट मीन्स आर बोथ सेम। ठीक है, सिनोनिमिकली ये यूज किए जाते हैं, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, चाहे वेक्टर बोले चाहे वेक्टर क्वांटिटीज बोले, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर चले तो दो टाइप की हमारे पास क्वांटिटीज हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसमें दो टाइप हो गए आपके। स्केलर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन है, कोई नई डेफिनेशन नहीं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। लैटिन भाषा में वेक्टर का मीन्स होता है कैरियर, ले जाने वाला, किसी को ले जाने वाला या किसी को बियर करने वाला, किसी का रिप्रेजेंटेशन ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग वेक्टर का मेन लैटिन भाषा में जो होता है वो कैरियर होता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी जानते हैं। जैसे मास हो गया, आप मार्केट में जाते हो 1 kg आलू मांगते हो, या 1 kg कोई भी सब्जी लेते हो आप, 2 kg आलू दे दीजिए, इतना बोलते हैं आप। ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2 kg आलू नॉर्थ डायरेक्शन में दे दीजिए, ऐसा नहीं होता, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम चल जा रहा है। जैसे टाइम, लेंथ, इस पेन की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, बस इतना ही काफी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ क्या हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया, जिसकी यूनिट है। अब उनके एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के सिंपल रूल्स हैं, अलजेब्रिक रूल्स। 2 kg मास, 2 kg आलू, 3 kg आलू कितना हो गया 5 kg आलू, बट ऐसा वेक्टर्स में लागू नहीं होता। टाइम हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, ऐसे बहुत सारे, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया,
ये सब क्या है, प्रेशर है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो those physical quantities which have only magnitude for its complete representation are known as scalar quantities। only क्या रखेंगे, only magnitude। और मैग्नीट्यूड में क्या चीजें होती हैं ये भी याद रखो। मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड चीज होती है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट, ये समझ लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद यूनिट इज मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा 2 kg, तो 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है, उसकी यूनिट है। 2 मीटर, 2 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में ये दो चीजें होती हैं। तो ओनली मैग्नीट्यूड नेसेसरी है इसके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज द स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने किया कि कार इज मूविंग। जैसे ही कार इज मूविंग किसी ने बोला तो दो क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट हो जाएंगे, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फास्ट, कितनी तेज जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो कितना तेज कितना धीमा, इसको मेजरमेंट करने के लिए इसका हमने एक तरीका बना रखा। इसको बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ डेफिनेशंस डिफाइन की हुई, जैसे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया, उसका वो कितनी फास्ट जा रही है कितनी स्लो जा रही है वो बताएगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा। किस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है। तो इसके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए कार इज मूविंग, तो दो क्वेश्चन क्रिएट हुए, किस डायरेक्शन में और कितनी फास्ट जा रही है। फास्ट के लिए क्या हो गया, उसका स्पीड बताना है, कितनी स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जिसमें स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड उसका कितनी फास्ट जा रही है और साथ में डायरेक्शन, दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों इंक्लूडेड हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और इसको हम अपने मोशन में क्या नाम देते हैं, इसको क्या डिफाइन किए हुए हैं, वेलोसिटी। तो स्पीड ओनली क्या रखता है, मैग्नीट्यूड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई और वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। ये हो गया वेक्टर। तो वेक्टर में दो चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। या यूं कहें, जैसे मान लेते हैं एक चौराहे पर आप गए और चौराहे से 4 स्ट्रेट रोड्स जा रही हैं, एक किधर जा रही है, किधर जा रही है, सामने जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, और आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है। और वहां पे आपने पूछा किसी पर्सन से कि भाई साहब ये जगह कितनी दूर है यहाँ से, तो उसने कह दिया 2 किलोमीटर। तो जितना आपने पूछा उतना उसने बता दिया। आपके पूछने में भी गलती है और उसके बताने में भी गलती है। आप 2 किलोमीटर इधर चले गए और आपको वो प्लेस नहीं मिला, वहां फिर से पूछा तो उसने कहा भाई साहब 4 किलोमीटर। तो गलती क्या हुई, गलती हुई कि आपने डायरेक्शन नहीं पूछी और उसने डायरेक्शन बताई भी नहीं कि 2 किलोमीटर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, किधर जाना है। तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है और मैग्नीट्यूड भी 2 किलोमीटर इंक्लूडेड है। दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी और इसको नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। बट उसने जो आपको बताया था ओनली डिस्टेंस बताई थी, डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है, अब किस डायरेक्शन में है ये नहीं बताया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सेट्रा बहुत सारी आपको वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और एक भी चीज चाहिए जो आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगी, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, ये तो चाहिए ही चाहिए।
अब जैसे हम कह रहे हैं किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी इस तरफ हो या इस तरफ हो, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट 2 एम्पियर है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और 2 एम्पियर मैग्नीट्यूड। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है नो, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए या वेक्टर एडिशन के लॉज क्या हैं, वेक्टर जब ऐड किए जाते हैं तो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। तो उसमें 2-3 लॉज पढ़ेंगे, उन लॉज से हम वेक्टर को किन्हीं भी 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर्स को ऐड किया करेंगे। या आप कह सकते हैं 3 वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटी या मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटीज को एडिशन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो उस रूल्स को वेक्टर्स फॉलो करते हैं एडिशन के लिए, ठीक है। तो उसको हम यूज करेंगे। तो वो जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उनको ये करंट फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। अब जैसे ये एक, इसमें करंट आ रही है और इसमें करंट आ रही है और इस तरफ एक थर्ड वायर चला गया, तो इधर से देखिए ध्यान से, इसको हम बना लेते हैं। ये 3 वायर्स हैं, 1, 2 और 3, या इसी से समझते हैं हम लोग, इस तरीके से है ये। इसमें करंट आ रही है, इसमें करंट आ रही है, इसमें नीचे से वायर में 2 करंट आ रही है 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर आ रही है और यहाँ पर दोनों जॉइंट हैं और एक थर्ड वायर ऐसे चला गया यहाँ से जॉइन होकर के, तो 2 और 3 मिलकर के इसमें क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर करंट हो जाएगी। बट अगर ये वेक्टर्स हैं तो इधर 2 यूनिट, इधर 3 यूनिट कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो 5 नहीं होगा और इधर भी नहीं जाएगा, इस तरफ कहीं उसका एडिशन आएगा। ये हम रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो अपनी करंट है ये एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लॉज को फॉलो करती है, सिंपल प्लस माइनस, ओके। इसलिए करंट हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा बट वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन हो गई, which have magnitude, direction and follows laws of vector addition। ये है मेन डेफिनेशन। तो those physical quantities which have magnitude, direction and follows laws of vector addition are known as vector quantities. For example, velocity, acceleration, force, moment of force, etc. etc. ये बहुत सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर में अगर हम बात करें तो हमने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, नो सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे हैं ऐसे क्वांटिटी जो वेक्टर होती हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, स्पीड, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये हमारे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस हमारा फिजिकल क्वांटिटीज में आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए ओनली मैग्नीट्यूड नेसेसरी है, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज। जिनके कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 3 चीजें जरूरत है,
उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे और ये एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर पे। तो वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी सिनोनिमली यूज किए जाते हैं, हमने ये बताया, चाहे हम वेक्टर कहें चाहे वेक्टर क्वांटिटीज कहें। तो वेक्टर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर। और कभी कभार अगर हम इलेबोरेट करके इनका नाम बोलें तो हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर। तो कंप्लीटली इलेबोरेट करके ऐसे बोला जाता है, या ओनली हम वेक्टर सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब वेक्टर्स हैं। अब आते हैं हम लोग कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। इनका तो सिंपल एक नंबर होगा बस, और यूनिट लिखी होगी, रिप्रेजेंटेशन हो गया 2 kg, दैट इज द मास, दैट इज द स्केलर, 2 सेकेंड दैट इज टाइम, स्केलर, बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। बट वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका बनाया गया। इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं हमारे पास। क्या तरीके बनाए गए, हम लोगों ने क्या सोचा, क्या इजाद किया, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को या वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, और क्या क्या उसके तरीके हैं। वेक्टर, तो याद रखिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल एक एरो से प्रेजेंट करते हैं। तो एरो एक वन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हम 2 रिप्रेजेंटेशन चूंकि पढ़ने जा रहे हैं तो उनको डिवाइड कर लेते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है? पहला रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह देते हैं, पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। दोनों बात एक ही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन स्ट्रेट एरो, बाय ए स्ट्रेट एरो। एक स्ट्रेट एरो बना दी, एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें हमने इसको हेड कह दिया और इसको टेल कह दिया। ये टेल है, ये हेड है, एक एरो बना दिया हमने। ये एरो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये एक्सीलरेशन वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, फोर्स वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर बोल दिया। तो है क्या, ओनली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो केवल एक एरो है। एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो याद रखिए। इस एरो की जो लेंथ होगी, लेंथ, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो एरो क्या है? एरो एक वेक्टर नहीं है, याद रखिएगा। एरो इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एरो से। ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो हम इस एरो को वेक्टर नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने ये एरो बनाया हुआ है तो इसको हम वेलोसिटी नहीं मान सकते, हम इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी वेक्टर, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका एरो है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो में 2 चीजें हैं, हेड और टेल। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, स्केलर और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा?
इसकी लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, जितना भी है 2 3 5 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट तो 3 यूनिट। अब जो भी यूनिट होगी, यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट की जगह क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 न्यूटन लिखेंगे, इस टाइप। तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। ओके, डायरेक्शन इसकी कैसे होगी, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो हेड बनाया गया, एरो हेड। तो डायरेक्शन होगी इसकी फ्रॉम टेल टू हेड अलोंग दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कही जाएगी फ्रॉम टेल टू हेड। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट भी कह सकते हो, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो। तो एरो हेड की जो डायरेक्शन है वही इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी जाएगी। हम कहेंगे कि अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे 2 न्यूटन फोर्स है जो कि इसके अलोंग काम कर रहा है। इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं पी क्यू, तो अलोंग पी क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू, इस इनिशियल पॉइंट को पी कह दिया और एरो हेड को कह दिया क्यू। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पी टू क्यू या फ्रॉम टेल टू हेड, और इसकी लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो लेंथ से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ को मेजर कर लेंगे, उससे फाइंड आउट हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन यही जो एरो की डायरेक्शन है यही हम डायरेक्शन बोलेंगे, फ्रॉम पी टू क्यू या फ्रॉम टेल टू हेड। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू लेंथ, पी क्यू लेंथ लिखा और उसके ऊपर एरो बना दिया, दिस इज द पी क्यू वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, पी क्यू लेंथ के बराबर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू लेंथ के बराबर, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पी टू क्यू। ये एक तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। एरो हम यूज करेंगे उसके ऊपर, तो ये क्या बताएगा कि इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें इनबिल्ट हैं, दोनों चीजें हैं इसमें। मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू एंड मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पी क्यू लेंथ के बराबर। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, हम लोग मॉड यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात, इस पी क्यू इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन ना बनाने के बजाय हमने कुछ और सिंपल कर दिया कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे किसी लेटर से, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। छोटे स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लेटर चूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा इस वेक्टर को मैं नामकरण कर दूं, इसका नाम दे दूं ए और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर। तो ये पी क्यू वेक्टर ही क्या है, इसी को हमने और शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन दे दिया, क्या कह दिया, ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर किसी न किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये जो एरो बना हुआ है इसको हम ए बी सी डी जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें, पी क्यू आर एस, स्मॉल में कैपिटल लेटर्स में, तो किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली लिखने का ये तरीका होता है। वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज एरो हेड, दिस एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए। ठीक है, इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा जो इस एरो की लेंथ होगी, और डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, फ्रॉम टेल टू हेड। ये कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखने के लिए। अब देखिए, अब इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि इस वेक्टर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर के दोनों तरफ से मॉड लगा दिया, मॉड, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। और ये क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस जो ये एरो की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड। तो इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बनाएगा, मॉडुलस। इसको क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए से।
ये हो गया मॉड ऑफ ए कहें, और अगर हम पी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ मॉड लगा देंगे। तो सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है अपना, इतना ना कहने के बजाय। लेकिन ये भी कहीं कहीं यूज होगा, इसलिए हम इसको भी साथ में बता दिए। तो इसको हम अगर मॉड लगाएं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस, तो हम ये क्या कहेंगे, इस पे मॉड लगाया है तो दिस मॉड इज इक्वल टू, दोनों तरफ मॉड हो जाएगा, तो इसका मतलब है पी क्यू, मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया है, इस पी क्यू वेक्टर को ही हमने क्या कह दिया, ए, तो रिप्रेजेंटेशन बोल दी। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन हमने बता दी, टेल टू हेड, ओके, या पी टू क्यू, जैसा भी बोलना चाहो। अब इसी मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसको एरो हटा दो केवल, तो एरो हटाने के बाद जो बचेगा वो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो यहाँ एरो हटा दो तो पी क्यू बचेगा। पी क्यू क्या है, पी क्यू लेंथ है, जैसे हम ए बी बी सी ट्रायंगल्स में ए साइड, ए बी साइड, बी सी साइड, सी साइड ऐसे करते हैं, वैसे ही ये क्या हो गया, पी क्यू लेंथ हो गई। ओके, यहाँ हटा देंगे तो ओनली ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम ऐसे भी लिखते हैं, मॉड पी क्यू का मतलब क्या है, ओनली पी क्यू, और मॉड ए का मतलब क्या है, एरो हट गया, ओनली ए, ऐसे लिखते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये। तो सिंपल तरीके से हम मॉड ए को ए ही कह देते हैं और मॉड पी क्यू को पी क्यू कह देते हैं। तो केवल विदाउट एरो अगर लेटर लिखा हुआ, दैट मींस द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और एरो के साथ लिखा हुआ है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हैं। ठीक है, और ऐसे लिखा है तब भी वो मैग्नीट्यूड ही शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे ऐसे या फिर ऐसे कैसे भी शो कर सकते हैं, ये तरीका होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मैं ए लिखूं और अगर मैं मॉड ए लिखूं, तो ए एक केवल लेटर है, एक सिंबल है, सिंपल। जैसे हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, टाइम को t से, प्रेशर को p से, डिस्टेंस को l से, तो ये क्या है, ये स्केलर्स हैं। तो अगर मैं ये ना रिप्रेजेंटेशन दूं उसको, तो ओनली ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि कोई स्केलर है जिसकी वैल्यू कुछ होगी, ये कौन सी क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, स्पीड को s से कर दिया या b से कर दिया, ठीक है, तो वो केवल स्केलर वैल्यू को बताएगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ये दिया गया, क्या है, मॉड ऑफ ए, मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी ही, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो एक स्केलर बन जाता है, वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है। डायरेक्शन बता दोगे साथ में तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसका वेक्टर बन जाएगा, बस। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये ऐसे ही सिंपल है, छोटे टाइप के क्वेश्चंस। अगर हम कहें कि ये ए और ए में क्या डिफरेंस है, तो ए एक स्केलर क्वांटिटी है और ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये भी स्केलर ही होता है। ठीक है, लेकिन केवल ए रिप्रेजेंट करोगे, मॉड ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, ए दिखा रहे हो तो वो केवल स्केलर ही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा वो ए किसी स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे, कोई भी वेक्टर ए है, बी है, सी है, उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया, मॉडुलस जो बताएगा वो कौन बताएगा, इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन हो गई ये। अब एक और चीज आती है कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें इसको, कि एक कार जो है वो 40 किलोमीटर, कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक, तो डायरेक्शन भी बता दी हमने, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, दैट मींस ये क्या हो गया, वेलोसिटी।
अब इसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल तरीका क्या है? 40 किलोमीटर हम अपने पेज पे, अपने बुक्स पे, कॉपीज पे तो नहीं दिखा सकते, तो हम एक तरीका बनाते हैं। एक तरीका बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे हम ग्राफ पे अपना मेजरमेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सिमिलर वे में यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि हमारी कॉपी पे जो 1 सेंटीमीटर का लेंथ है जो ड्रॉ करूंगा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? सोच 10 किलोमीटर पर आवर। तो 4 सेंटीमीटर का हम अगर एरो बना दें ऐसे और उसकी डायरेक्शन दिखा दें ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया ये एरो। दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी वेक्टर 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में, टेल टू हेड, और मैग्नीट्यूड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अपनी स्केल से अगर मेजर करोगे इसकी लेंथ, वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और हमने मेजरमेंट ले रखा है, हमने अपना तरीका बना रखा है, ठीक है ना? वो क्या है पैमाना कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 किलोमीटर पर आवर को। तो 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 किलोमीटर पर आवर को। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार। कार का वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की डायरेक्शन। तो सिंपल तरीके से ऐसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन या फोर्स जिसको भी रिप्रेजेंट करना है जिस डायरेक्शन में, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन, ओके, फिजिक्स का टीचर हूँ भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर हम मैथमेटिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में शो करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ता है। हमने बताया था मोशन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, ठीक? तो एक रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन जिसको बोलेंगे, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड। तीनों डायमेंशन में तो एक्स वाई जेड हो गया, 2 डायमेंशन में तो एक्स वाई हो गया, एक डायरेक्शन में तो केवल एक्स हो गया, ठीक है? तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें चूज करना पड़ेगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, चाहे वो एक्स वाई जेड हो। और दूसरा तरीका एक और होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसे भी डायरेक्शन कभी कभार ली जाती है, ठीक है? एक तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है हमारी, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये भी डायरेक्शन है। तो जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में कैसे आंसर देंगे और कैसे लिखा जाएगा वेक्टर को, वो देखते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं बनाता हूं एक, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के 2 तरीके होते हैं, याद रखिए। एक होता है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम जनरली राइट हैंड ही यूज करेंगे, होते दोनों हैं, किसी को भी यूज कर सकते हो। तो राइट हैंड है क्या? एक्स की तरफ हमने अपनी सारी उंगलियों को इस तरीके से फैलाया और इनको ऐसे पैरेलल रख दिया एक्स की डायरेक्शन में, और एक्स से वाई की तरफ ऐसे रोटेट कराया उंगलियों को, तो थंब किस तरफ जाएगा? जेड डायरेक्शन में। फिर वाई से जेड की तरफ रोटेट कराएंगे तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, जेड से एक्स की तरफ जाएंगे रोटेट कराएंगे तो वाई डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये जो एक्स डायरेक्शन दिखाई गई, क्योंकि ये बोर्ड एक प्लेन है तो 3D इसमें दिखा नहीं सकते, तो ये एक्स एक्चुअली है किधर? आउटवर्ड टू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। ये है एक्स, एक्स है, वाई है,
और ये जेड है। तो एक्स की तरफ उंगलियां रखी, वाई की तरफ घुमाया, जेड डायरेक्शन में गया। फिर हमने क्या किया, वाई की तरफ रखी उंगलियां और जेड की तरफ घुमाया तो एक्स की डायरेक्शन में गया। फिर जेड की तरफ रखी उंगलियां और इधर एक्स की तरफ को घुमाया, ये एक्स है, ऐसे रखी उंगलियां जेड की तरफ, और ये एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, इस तरफ ऐसे रोटेट कराया तो वाई की तरफ। ऐसे ही फॉलो होना चाहिए, तब ये सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ एक्स ले ले, यहाँ वाई ले ले, यहाँ जेड ले ले, गलत हो जाएगा। हो सकता है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ना फॉलो हो, या हो सकता है लेफ्ट हैंड वाला फॉलो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। तो ये हमने लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं एक्स वाई जेड, वो चूज कर लिया। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं एक प्लेन में, उसके बाद में 3D में समझते हैं। तो प्लेन में कैसे होगा वो समझ लेते हैं पहले, 3D वाला बाद में देख लेंगे, वो सिंपल हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर हमारे पास ये इस तरीके से एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई ये ओरिजिन हो गया, और मान लेते हैं कोई वेक्टर, किसी भी फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक एरो हमने ड्रॉ कर दिया ओरिजिन से। ये एक वेक्टर है और एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जो डायरेक्शन देखेंगे किसी भी वेक्टर की, याद रखिए एक लाइन को हम रेफरेंस मान लेंगे। एक्स वाई प्लेन में अगर प्लेनर वेक्टर्स हैं उनको हम डायरेक्शन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो एक्स डायरेक्शन को, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस लाइन माना जाता है, रेफरेंस डायरेक्शन माना जाता है। और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन। तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट। और प्लस एक्स डायरेक्शन क्या मानी जाती है, रेफरेंस डायरेक्शन मानी जाती है। और उसी से हम बताएंगे कि किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है। तो कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन को जब हमने रेफरेंस माना तो उससे देख लेंगे कि कितने एंगल पे वेक्टर काम कर रहा है और कितना उसका लेंथ है। मान लेते हैं ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट, इसकी लेंथ है 2 यूनिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 यूनिट और फिर लिखेंगे 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना 30 डिग्री होंगी। और एक इसमें क्या है, एक एजम्पशन ये भी याद रखो, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन माना जाता है, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। और कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस, अब ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ओरिजिन से ही पास हो, ऐसे हो सकता है। ये वेक्टर ये मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये मान लो 5 यूनिट है तो इसको लिख देंगे 5 यूनिट। इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो इसकी लेंथ होगी, वो मान लेते 5 है, तो ये 5 यूनिट हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड बता दिया हमने। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, बताएंगे 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हमने रेफरेंस डायरेक्शन अपना चूज कर लिया, यही क्वेश्चन में चूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा कितना है 30 डिग्री। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हम 30 डिग्री बना सकते हैं ऐसे। तो इसमें कन्वेंशन क्या है ये याद रखिए, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, और अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे, तो एंगल्स को नेगेटिव लिया जाता है। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में, ये हमने परंपरा बना ली। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा 30 डिग्री विद
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट मीन 30 डिग्री हम कैसे रोटेट कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो पॉजिटिव डायरेक्शन से कैसे रोटेट कर रहे होते, क्लॉकवाइज। ये कन्वेंशन है, ये याद रखना। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका ये हो गया, 2 यूनिट 30 डिग्री विद एक्स डायरेक्शन एंड 5 यूनिट, अगर ये 5 है यहां से यहां तक 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 30 डिग्री विद प्लस एक्स डायरेक्शन। ओके, ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई ऐसे वेक्टर हो ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो यहां से यहां तक लेंथ है वो 4 यूनिट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 4 यूनिट 4 यूनिट कितने एंगल पे, 120 डिग्री, एट 120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। डायरेक्शन भी बता दी हमने और मैग्नीट्यूड भी बता दिया। डायरेक्शन कैसे बता रहे हैं, जब हमने एक रेफरेंस लाइन मान ही ली है एक्स एक्सिस, तो हम उससे कितने एंगल पे वो वेक्टर काम कर रहा है वही उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये एक हमने रेफरेंस लाइन मान ली, रेफरेंस डायरेक्शन मान ली, और फिर कोई भी वेक्टर है उसके साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल चूज कर लिया कि हम लिया करेंगे, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल माना करेंगे। तो उससे क्या होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाएगी कि हाँ वो वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है या इस डायरेक्शन में टेंड कर रहा है, और उसका यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। भले ही उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम स्पेसिफाई ना करें, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बता सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही मस्ट है वेक्टर के लिए। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन किधर है, पैरेलल है दोनों की। ये भी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पे। ठीक है, बस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये एक्स एक्सिस से ये वेक्टर इस तरीके से है। अब इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। हो सकता है इनिशियल पॉइंट यहाँ कहीं नीचे कर दें हम, यहाँ फाइनल पॉइंट ये कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल। भाई एक बात समझिए आप कि 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है 2 यूनिट की, तो वो एक यूनिक लाइन ही होगी, वो यूनिक एरो ही होगा। 30 डिग्री पर 2 यूनिट का कोई दूसरा लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कोई दूसरा एरो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ये स्पेसिफिक इसी वेक्टर को डिनोट करेगा, क्योंकि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर यही लाइन मिलेगी, और अगर 2 यूनिट कह रहा है तो इतना ही बनेगा। इसके अलावा 30 डिग्री पे 2 यूनिट का कोई नहीं बनेगा। हाँ, अगर 5 यूनिट का कह दें तो इसको और बढ़ा देंगे, तो कह देंगे कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंथ कितनी है, 5 है, और वो 30 डिग्री पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से है। ठीक है, और 30 डिग्री जैसे मैंने कहा तो पॉजिटिव 30 डिग्री दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन बताने के लिए एंगल चूज किया गया। ठीक है, ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और मैग्नीट्यूड वो एरो की लेंथ ही है, मैग्नीट्यूड हमेशा एरो की लेंथ होगी। डायरेक्शन को चूज करने के लिए हम एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन मान लिया, और उसी से एंगल हम बता देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। जैसे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया ये, और इसकी लेंथ है ये यहां से यहां तक, ये टेल है, ये हेड है। इसकी लेंथ है कितनी, मान लेते हैं 7 या 8 यूनिट। अब ये एंगल मान लेते हैं बना रहा है ये कितना, 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है एंगल कुछ होगा। अब इसको अगर हम देखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर का पूरा स्पेसिफिकेशन कैसे लिखेंगे, 8 यूनिट एट -30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे। कोई कहे कि 8 यूनिट लेंथ है उसकी और -30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन पे वो एक्ट कर रहा है वो वेक्टर,
इस डायरेक्शन में है और 8 यूनिट की उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, कहीं से भी ड्रॉ कर दे 8 यूनिट, चाहे यहां से ड्रॉ कर दे 8 यूनिट, चाहे यहां से 8 यूनिट ड्रॉ कर दे, ठीक है। तो ये 8 यूनिट लेंथ बना देंगे और 30 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज बेलो डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे ये लाइन खींच देंगे 8 यूनिट की, तो वो हो जाएगा ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो इनका इनिशियल इस वेक्टर को अगर हम पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज थोड़ी होगा, तो इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दें तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दें, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी। और ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उनको कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर और एक चीज है, ये दोनों वेक्टर्स अगर इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन खींचूं उतनी ही लेंथ की, तो ये वेक्टर इक्वल तब कहे जाएंगे जब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर एक हमने ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी, ये भी 2 यूनिट है और ये भी आगे एक्सटेंड करोगे तो 30 डिग्री ही एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, लेकिन अभी भी हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो इसलिए अगर ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी अगर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो तब हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरत है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड दोज वेक्टर्स रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम ऐसे ही बता दिए इसको। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए आप, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी, उसकी मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, डायरेक्शन ना चेंज हो, तो वो दोनों इक्वल वेक्टर्स बोले जाएंगे, ठीक है। अब इसी को मैंने अगर शिफ्ट किया होता तो यही फिजिकल क्वांटिटी है, तब तो ये इक्वल बोले जाएंगे, लेकिन इसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर खींचा हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा कि ये अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, तभी हम इनको इक्वल कहेंगे, ठीक है। तो ये बात फिर से हम पढ़ेंगे आगे। हमारा रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए कि वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एरो की लेंथ होगी, डायरेक्शन को बताने के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस डायरेक्शन मान लिया गया, और उससे एंटी क्लॉकवाइज एंगल पर जो लाइन होगी उसको पॉजिटिव एंगल, जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल मानेंगे, ठीक है। और कोई भी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, अब इस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल देख लेंगे कि कितना एंगल बना रहा है वो वेक्टर, वही हम कह देंगे उसकी डायरेक्शन है कि इतने एंगल पर ये लाइन जो है वो इस वेक्टर को शो कर रही है, इतने एंगल पे ये वेक्टर काम कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया और एंटी क्लॉकवाइज चले यहां तक, तो ये मान लेते हैं 220 डिग्री है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट मान लेते हैं 7 यूनिट, तो इसको भी लिखेंगे 7 यूनिट एट 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर ये 220 है तो ये फिर कितना बचा, ये बचा आपका 140, क्योंकि पूरा कितना होगा 360, ठीक है। तो अगर मैं इधर से बोलूं तो ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका होगा 140 डिग्री इसी वेक्टर तक आने के लिए, इसको माइनस में बोलेंगे। तो दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलना है तो 7 यूनिट एट 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इधर से बोलना है तो लिखेंगे 7 यूनिट एट -140 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। -140 डिग्री का मतलब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर गए, क्लॉकवाइज रोटेट करने पर भी ये वेक्टर मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तब भी मिलेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें इतना सारा तब भी मिलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लिखेंगे। तो ये बेसिक रूल होता है। अब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मेट में आ गया, चलिए। और कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट।
अगर इनके रेफरेंस में बोलना हो, अगर हम एक्स वाई एक्सिस को ना लेकर के हम क्या ले लें, ये डायरेक्शन ले लें, तो अगर कोई वेक्टर ये हमने लिखा 4 यूनिट और ये है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे। अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कुछ बोले चाहे ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं। यहाँ लिखने का तरीका क्या है, इस वेक्टर को मैं लिखूंगा 4 यूनिट, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे ड्यू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मीनिंग क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये समझ लीजिए, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि ये वेक्टर जो है, अगर हम इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड का है, उसका लेंथ कितना होगा एरो का, 4 यूनिट। अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यूनिट हमने जनरल वर्ड ले लिया, 4 यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और इतना पार्ट इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, जैसे वहां पर था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होगा 4 यूनिट, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको इधर से रीड करो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ रोटेट करेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ रोटेट करेंगे, कितना 60 डिग्री। तो जो लाइन मिलेगी 4 यूनिट की, उसको हम कहेंगे ये वेक्टर, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इधर से चलेंगे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है, दैट मींस ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये हो गया। और इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 बचा। अगर इधर से बोलना है तो इसको मैं लिखूंगा ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो किधर से चले, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ,